हेलो बच्चों, क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास जो है इम्पोर्टेंट है। इस क्लास के अंतर्गत कंप्लीट इतिहास चैप्टर वाइज रिवीजन जो है उसका पार्ट 2 है। इस क्लास में हम चैप्टर 2 से जो है देखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जो है ओनली चैप्टर 1 का डिस्कशन कर पाए थे, क्योंकि चैप्टर 1 जो है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इससे जो है सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सब क्लियर हो जाएगा। और अगर ये सब वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करेंगे और कमेंट में लिखेंगे, और कोई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। और कोई अगर ऐसा दोस्त है जो अभी तक रिवीजन नहीं किया है हिस्ट्री का पूरा, तो उसको ये लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए तो चलते हैं आज की क्लास में चैप्टर 2 समाजवाद और साम्यवाद में। चैप्टर 2 जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समाजवाद और साम्यवाद। इस चैप्टर में जो है समाज के बारे में देखेंगे, समाज क्या होता है, समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। जैसा कि ये वाद का मतलब आप लोगों को पता होगा, विचार होता है, ठीक है। और समाज के मतलब तो समाज होता है, यानी समाज को विकास करने के लिए जो, या उसका उन्नति करने के लिए जो विचार हम लोग रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। यानी समाजवाद का डिफिनीशन अगर पूछेगा कि समाजवाद किसे कहते हैं, तब क्या लिखेंगे, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसे आधुनिक काल में समाज को एक नया आवाम 19वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज के दो वर्गों में बांट दिया, आवाम मिला, मतलब एक नया रूप दिया है समाजवाद का डिफिनीशन, और हम आगे देखेंगे। ऐसे 19वीं शताब्दी में जो है औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज को कितने भाग में बांट दिया है, दो भाग में। पहला पूंजीपति वर्ग, दूसरा मजदूर वर्ग। पूंजीपति वर्ग मतलब जो पूंजी लगाते हैं, मतलब जो पैसा लगाते हैं किसी भी कंपनी को चलाने के लिए। और मजदूर वर्ग जो है जो उसमें काम करते हैं। दो वर्ग में बट गया, जो एक मालिक का वर्ग हो गया उसको पूंजीपति वर्ग बोल दिए, और जो मजदूर लेबर जो काम करने वाला का वर्ग हो गया उसे मजदूर वर्ग बोल दिए, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग पर हो रहे लगातार शोषण एवं अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने की समाजवादी विचारधारा अंग्रेजी भूमिका अदा की है, अग्रणी भूमिका अदा की है। इस समाजवादी विचारधारा को लाने में जो है, ये जो पूंजीपति वर्ग के द्वारा मजदूर वर्ग पर जो अत्याचार किया जा रहा था, इसी के कारण जो है ये समाजवादी विचारधारा उत्पन्न हुआ है, ठीक है। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी लाभ के जगह पर सामूहिक लाभ को सोचने के लिए विवश कर देता है। समाजवाद जो है एक भावना है जिसके द्वारा क्या होता है, निजी लाभ, केवल अपना लाभ नहीं देख करके इसमें सामूहिक लाभ पर सोचने के लिए क्या कर देता है, विवश कर देता है। यानी इसमें सामूहिक लाभ के बारे में बताता है, ठीक है, जिससे समाज के निम्न वर्ग पर हो रहे शोषण एवं अत्याचार से मुक्ति मिल जाएगी। मतलब समाजवाद जो है, मतलब एक विचारधारा होता है जो समाज को ऊंचाई तक ले जाने का काम करता है। अतः समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत सभी साधनों, कारखानों और विपणन के सरकार का एकाधिकार है। मतलब ये सरकार, मतलब समाजवाद कहने का मतलब हुआ कि समाज का अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत सभी साधनों, कारखाना और विपणन में सरकार का एकाधिकार, मतलब जो भी साधन है कारखाना में, मतलब कारखाना तथा विपणन वगैरह से क्या रिलेटेड एकाधिकार है समाज के पास, ठीक है। सामाजिक विचार को जिसने समाजवादी विचारधाराओं को बढ़ावा दिया, अब समाजवादी विचार को किसने, अब समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया उसको हम एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला कौन आता है, सेंट साइमन। पहला कौन आता है, सेंट साइमन, जिसको हम बोलते हैं यूटोपियन बोले या स्वप्नदर्शी बोलेगा कि पहला समाजवाद स्वप्नदर्शी समाजवादी कौन था या यूटोपियन समाजवादी कौन था, तो सेंट साइमन। पहला कौन था, यूटोपियन बोले या तो स्वप्नदर्शी बोले तो कौन है, सेंट साइमन। देखो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेंट साइमन किस देश से रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। स्वप्न
स्वप्नदर्शी समाजवाद का जनक इन्हें कहा जाता है। सेंट साइमन क्या कहा जाता है? स्वप्नदर्शी समाजवाद का जनक कहा जाता है, या तो यूटोपियन समाजवाद का जनक कहा जाता है। स्वप्नदर्शी मतलब सिर्फ और सिर्फ समाज के बारे में सोचा है, सपना देखा है, लेकिन उस पर काम करके इसमें नहीं देखा गया। इनका क्या मानना था कि समाज में लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलकर प्रकृति का दोहन करें, समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। मतलब समाज के बारे में ही बोल रहे हैं कि समाज को क्या है, भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए, ना कि उस पर शोषण करना चाहिए। अब दूसरा जो आता है उसे वो कौन है? चार्ल्स फूरियर। दूसरा कौन है? चार्ल्स फूरियर। ये भी कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले एक समाजवादी विचारधारक थे। ये क्या कहते थे? ये आधुनिक औद्योगिकवाद के विरुद्ध था। ये बोलता था कि आधुनिक औद्योगिकरण जो हुआ है उसका विरोध था। इसमें क्या हुआ है? श्रमिकों को छोटे नगर और कस्बों में काम करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? अपने अपने गांव वगैरह जहाँ रह रहा है, उसका पैतृक ज़मीन है, वहीं पे काम करना चाहिए, ना कि किसी उद्योग में, औद्योगिक कंपनी में काम करना चाहिए। अगला जो आता है उसका नाम है लुई ब्ला। ठीक है, इस वीडियो को हम थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि बहुत सारा कंटेंट इसमें इंक्लूड करना है। तीसरा नंबर में जो है लुई ब्ला। लुई ब्ला यह प्रथम फ्रांसीसी दार्शनिक एवं विचारक था जिन्होंने राजनीति में भी हिस्सा लिया। ये जो है ये भी कहाँ का था? फ्रांस का था। और ये प्रथम विचारक था जो क्या किया था, जिन्होंने फ्रांसीसी राजनीति में भी क्या कर लिया, भाग लिया था। उनका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए राजनीतिक सुधार आवश्यक है। देखो 3 गो भी देख चुके हैं। पहला क्या था? सेंट साइमन। उसको क्वेश्चन में आएगा कि पहला यूटोपियन समाजवादी कौन था? सेंट साइमन। पहला स्वप्नदर्शी समाजवादी कौन था? सेंट साइमन। उसका क्या मानना था कि समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए काम करना चाहिए। दूसरा कौन आया? चार्ल्स फूरियर। ये भी कहाँ का था? फ्रांस का था। ठीक है, ये अपना औद्योगिकरण के बाद के क्या थे? विरुद्ध थे। फिर आया लुई ब्ला। लुई ब्ला भी कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस के रहने वाला था। उनका क्या मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए राजनीतिक सुधार भी आवश्यक है। अगला जो चौथा नंबर में है वो कौन है? रॉबर्ट ओवेन। कौन है? रॉबर्ट ओवेन, जो कहाँ का रहने वाला था? ब्रिटेन के। ये जो है सेंट साइमन, लुई ब्ला और चार्ल्स फूरियर जो था वो स्वप्न देख रहा था। ये जो है रॉबर्ट ओवेन जो है उस पर काम करके देखा। ठीक है, तो रॉबर्ट ओवेन जो है एक ब्रिटेन का रहने वाला अंग्रेजी दार्शनिक था या उद्यम था। ठीक है, उद्यमी था। ये जो है आदर्श कारखाना का स्थापना किया। क्वेश्चन आएगा आदर्श कारखाना का स्थापना किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन। आदर्श कारखाना की स्थापना किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। उन्होंने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क, कहाँ पे? न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन ने क्या किया था? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रॉबर्ट ओवेन के द्वारा आदर्श कारखाना की स्थापना कहाँ किया गया था? तो न्यू लुनार्क, जो कौन सा देश में है? स्कॉटलैंड में। ठीक है, फैक्ट्री स्थापना किया जिसमें क्या किया, इन्होंने श्रमिकों को सब कुछ व्यवस्था कर दिया। तो इनका तो क्या होना चाहिए? घटना चाहिए, फ़ायदा घटना चाहिए, लेकिन फ़ायदा घटने के बजाय क्या हो गया? और मुनाफा 4 गुना बढ़ गया। तो ये देखते हैं, उन्होंने श्रमिकों को अच्छी वेतन सुविधाएं प्रदान की। फिर उन्होंने देखा कि क्या देखा? मुनाफा कम होने के बजाय क्या हो गया? ज़्यादा बढ़ गया। अतः उन्होंने क्या किया? यह निष्कर्ष कि संतुष्ट श्रमिक वास्तविक श्रमिक, यह निष्कर्ष निकाला कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक। जैसे उसको संतुष्ट रहेगा, सब कुछ पैसा मिलेगा, अच्छा से समय से खाना मिलेगा, तो वो क्या रहेगा? सब काम करेगा। यूटोपियन समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? सेंट साइमन। ठीक है, तो बताइए दिए वैज्ञानिक समाजवाद। अब जो अगला आता है कार्ल मार्क्स आता है, यानी कार्ल मार्क्स के बारे में क्या क्वेश्चन आएगा कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किन्हें कहा जाता है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जीवनी याद होना चाहिए। कार्ल मार्क्स का जीवनी पहला पूछेगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 5 मई 1818 ईस्वी को। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट दीर्घोत्तरीय में आता है कार्ल मार्क्स का जीवनी लिखें। पहला पॉइंट लिखेंगे कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इनका जन्म जो है यहूदी परिवार में हुआ था। कहाँ? किस परिवार में? यहूदी परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत, वही राइन प्रांत जहाँ पे राइन संघ की स्थापना किया था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट।
1806 ईस्वी में। तो ही जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। कौन सा परिवार में, यहूदी परिवार। उसका पिता का नाम क्या था, हेनरी कुमार। वो जो क्या था, पेशे से एक वकील था। ठीक है। उन्होंने अपने बचपन के मित्र जेनी के साथ क्या किया, विवाह किया था 1843 ईस्वी में। फिर वे हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स किसके विचारों से, हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। वो अपना बचपन के मित्र जेनी के साथ कब विवाह किया, 1843 में। कार्ल मार्क्स अपने मित्र फ्रेडरिक एंगल्स, उसका एक दोस्त बना जिसका नाम क्या था, फ्रेडरिक एंगल्स, मिलकर के 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया। क्या किया, घोषणा पत्र जारी किया, या तो इसी को बोला जाता है कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो। क्या बोला जाता है, कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो बोला जाता है। कार्ल मार्क्स अपने मित्र फ्रेडरिक एंगल्स से मिलकर क्या किया, घोषणा पत्र जारी किया। कौन घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र, या तो इसी को बोला जाता है कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो। कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो का स्थापना किसने, मतलब गठन किसने किया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा और उसके मित्र के साथ। कब, 1848 ईस्वी में। और ये दोस्त कब मिला था, 1844 में मिला था। इसका मृत्यु कब हुआ था, 1883 में। किसका मृत्यु, कार्ल मार्क्स का, 1883 में। कार्ल मार्क्स ने एक किताब और लिखा था 1867 ईस्वी में। यही क्वेश्चन आएगा, दास कैपिटल की रचना कब किया था, 1867 में। कौन किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। कौन किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किया, जिसे समाजवादियों का क्या कहा जाता है, बाइबिल। ये तो क्वेश्चन आएगा, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, कार्ल दास कैपिटल। देखो क्वेश्चन आता है, कार्ल मार्क्स के जीवनी तथा सिद्धांतों का वर्णन करें। तो सिद्धांतों का वर्णन करने में 5 सिद्धांत दिया गया था। पहला क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिक का सिद्धांत। मतलब द्वंद्वात्मक, द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, बातचीत से, पहले बातचीत से लड़ाई झगड़ा करना है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, फिर क्या करना है, जब उससे नहीं मानेगा तो वर्ग संघर्ष करना है। क्या करना है, वर्ग संघर्ष। उससे भी नहीं मानेगा तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करना है। और मूल या अतिरिक्त मूल, खाली मूल्य नहीं, मूल या अतिरिक्त मूल के सिद्धांतों का वर्णन। फिर क्या हो जाएगा, राज्यहीन वर्गविहीन समाज की स्थापना होगा। 5 गो सिद्धांत था कार्ल मार्क्स। पहला क्या था, द्वंद्वात्मक शासन व्यवस्था। द्वंद्वात्मक मतलब बातचीत से लड़ाई झगड़ा करना है। फिर दूसरा क्या था कि वो वर्ग संघर्ष करे। तीसरा क्या था, इतिहास का उदाहरण दे। चौथा क्या था, मूल एवं अतिरिक्त मूल्य के बारे में बात करें। उसके बाद फिर वर्गहीन राज्यहीन समाज की स्थापना हो जाएगा। फिर अगला आया कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास बहुत सारा चरण था। पहला था आदिम साम्यवादी युग, दासता का युग, पूंजीवादी युग, सामंती युग, समाजवादी युग और साम्यवादी युग। जैसे जैसे मतलब समय गया वैसे वैसे युग बनते गया। कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो का रचना किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। उसी समय बताया था, कब, 1848 में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, अब 2 गो अंतर्राष्ट्रीय संघ पूछता है, एक प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, एक द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ 1864 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन आएगा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ 1864। इसका नेतृत्व किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। इस संगठन में मार्क्स ने मजदूरों को महत्वपूर्ण बात समझाने की चेष्टा की। एक बात समझाया था जिसका क्या, कि वे अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपनी प्रस्थानों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। जब तक कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्ति के हाथों में होगा, तब तक मशीनों का सुधार, उद्योग में विज्ञान का प्रयोग और उत्पादन कला की किसी भी सुधार नहीं हो सकता। इसीलिए उनका अंतिम लक्ष्य था पूंजीवादी का विनाश होना चाहिए। इस सम्मेलन में एक नारा बुलंद किया गया था। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ठीक है, इस सम्मेलन में एक नारा बुलंद किया गया था, क्या, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ये नारा किस सम्मेलन में किया गया था, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था, 14 जुलाई 1889 को।
प्रथम कब हुआ था? 1864 में, जिसका नेतृत्व किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना कब हुआ था? 14 जुलाई 1889 को। कहाँ हुआ था? पेरिस में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसमें कितना प्रतिनिधि? 400 प्रतिनिधि भाग लिए थे। ठीक है, अब जो है स्टार्ट होने वाला है रूस की क्रांति। अब जो स्टार्ट हुआ क्या होगा? रूस की क्रांति, जिसमें कि सबसे पहला साम्यवाद का प्रयोग किया गया था। कार्ल मार्क्स का जो भी सिद्धांत दिए थे उसका प्रयोग। क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले कार्ल मार्क्स का सिद्धांतों का प्रयोग किस क्रांति में किया गया था? तो रूस की क्रांति में। ठीक है, एक और थोड़ा सा बात रह गया था। इस संघ की स्थापना मार्क्सवादी समाजवादी के तेजी से फैलने का द्योतक बन गया। इस सम्मेलन का निश्चय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को, कितना? 1 मई के दिन मजदूर वर्ग के लिए एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। इसमें मजदूरों ने कार्य दिवस 8 घंटे का तय किया। मतलब अभी सम्मेलन में क्या क्या मांग किया था कि मजदूर का काम के घंटे क्या किया जाए? तय किया जाए 8 घंटे का। ठीक है, 1 मई 1890 को यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूर ने हड़ताल किया, प्रदर्शन किया। तब 1 मई से क्या किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जो है रूस की क्रांति स्टार्ट होगा। देखो, रूस की क्रांति जो है 2 चरण में हुआ था। ठीक है, रूस की क्रांति जो है 2 चरण में हुआ था। पहला जो है खूनी रविवार, कब हुआ था? 9 जनवरी 1905 ईस्वी। खूनी रविवार कैसे हुआ था? क्या हुआ था खूनी रविवार में? क्या हुआ था कि बहुत सारा मजदूर जो था, लाखों लाख मजदूर इकट्ठा होकर के सेंट पीटर्सबर्ग, कौन सा राजमहल? सेंट पीटर्सबर्ग राजमहल, जहाँ पे जार निकोलस द्वितीय, रूस का राजा कौन था? जार निकोलस द्वितीय। अभी सब आगे आएगा। जार निकोलस द्वितीय कौन था राजा? जार निकोलस द्वितीय। रूस के क्रांति के कारण भी पूछता है, तो वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो रूस की क्रांति 2 चरण में हुआ था। 9 जनवरी 1905 के और 1917 में। 9 जनवरी 1905 में कौन सा खूनी रविवार हुआ था या लाल रविवार हुआ था? उसी को बोलते हैं। तो इस दिन क्या हुआ था? 9 जनवरी के दिन सारा मजदूर इकट्ठा होकर के सेंट पीटर्सबर्ग राजमहल की तरफ विरोध, रोटी दो कपड़ा दो का नारा लगाते हुए जा रहा था। लेकिन जार निकोलस द्वितीय को क्या लग गया कि हम पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, इसलिए वो सैनिकों को क्या कर दिया? गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब गोली चलाया तो उसमें निहत्थे लोग, ये सब तो आंदोलन करने के लिए नहीं जा रहे थे, ये सब तो अपना मांग रखने जा रहे थे। ठीक है, तो सारे निहत्थे लोगों का क्या हो गया? मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। और वह दिन था रविवार, और पूरा जमीन जो था, वो धरती था, पूरा खून से लथपथ हो गया, लाल हो गया। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? खूनी रविवार या तो लाल रविवार के नाम से जानते हैं। अब 1917 में जो है 2 क्रांति हुआ था, एक फरवरी क्रांति या एक क्या हुआ था? अक्टूबर क्रांति। फरवरी क्रांति में देखो बहुत सारा लोचा है, बहुत सारे किताब में 26 दिया हुआ रहेगा, 25 दिया हुआ रहेगा, 27 दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो अपने ऑप्शन के अनुसार, ऐसे ऑप्शन में तो ऐसा नहीं रहेगा कन्फ्यूजन। तो 27 फरवरी 1917 को फरवरी क्रांति हुआ था। क्या हुआ था? फरवरी क्रांति। उसी को मार्च क्रांति बोलते हैं। फरवरी क्रांति को ही क्या बोलते हैं? मार्च क्रांति बोलते हैं। 12 मार्च 1917 को हुआ था। ठीक है, अब बोलेगा सर ये फरवरी क्रांति मार्च क्रांति का क्या लोचा है? तो यहाँ पे जो है रूस का एक अलग कैलेंडर था, रूसी कैलेंडर। ठीक है, रूस का जो कैलेंडर था वो रूसी कैलेंडर था, और हम लोग जो कैलेंडर अपनाते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। हम लोग का कैलेंडर क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो रूसी कैलेंडर के अनुसार 27 फरवरी को हुआ था, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 12 मार्च को हुआ था। मतलब इससे जो है 13 दिन का क्या होता है? फासला होता है। इससे क्या होता है? 13 दिन का अंतर होता है। ये जो है रूसी कैलेंडर के अनुसार 27 फरवरी को हुआ था, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 12 मार्च को हुआ था। दिन सेम है। ठीक है, अब दूसरा चरण में जो हुआ था 25 अक्टूबर 1917 को हुआ था। 25 अक्टूबर 1917 को। ध्यान देंगे, इस समय हमारा पूरा देश जो था विश्व युद्ध हो रहा था। 1917 यानी विश्व युद्ध कब से स्टार्ट हुआ था? 1914 से 18 ना, तो विश्व युद्ध भी चल रहा था। ठीक है, उसी के साथ साथ रूस में क्रांति भी हो रहा था। तो 25 अक्टूबर 1917 को क्या हुआ था?
अक्टूबर क्रांति, इसी को नवंबर भी क्रांति भी बोलते हैं, यानी इससे 13 दिन जोड़ देंगे तो 7 नवंबर 1917 हो जाएगा। इसी को बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं। ठीक है, अब देखो 1917 का जो फरवरी क्रांति हुआ था वो जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ हुआ था। जार निकोलस द्वितीय को हटाने के लिए हुआ था। फरवरी क्रांति में जार निकोलस द्वितीय को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था, मतलब उसका राजगद्दी। जार निकोलस द्वितीय कैसा राजा था, बहुत मतलब ये था, निरंकुश राजा था, जनता का बात नहीं सुनता था, वही सब कहानी। ठीक है, रूस क्रांति का क्या क्या कारण था, तो पहला कारण था कि कृषक एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति था। यहाँ बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे मजदूर बहुत काफ़ी था। ठीक है, दूसरा कारण क्या था, रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति मतलब रूसीकरण का नीति क्या था, एक जार, एक राज, एक धर्म, एक भाषा, एक देश, ये नीति अपनाता था जार निकोलस द्वितीय। और दूसरा धर्म, दूसरा भाषा, दूसरा लोग रहता था उसको क्या कर दिया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है, और क्या था, यहाँ जो है भ्रष्ट पादरी का प्रभाव, मतलब इनका जो पत्नी था जार निकोलस द्वितीय का, जिसका नाम था जरीना। जरीना क्या था, एक पादरी था जिसका नाम था राष्ट्रपुतिन। राष्ट्रपुतिन के प्रभाव में था, जो वो बोलता था वो जा करके जार निकोलस द्वितीय को बोलता था, और जार निकोलस द्वितीय उसको क्या कर देता था, लागू कर देता था। ठीक है, यानी जरीना पर भ्रष्ट पादरी का प्रभाव भी क्या है, कारण है। फिर और कारण था कि राजनीतिक कारण था, फिर बौद्धिक कारण था, बहुत सारा किताब लिखा रहा था, बहुत सारा सुधारक मतलब विचारक जो उत्पन्न हो रहे थे, सारे मिल करके क्या किए थे, रूसी क्रांति किया था। ठीक है, और सबसे बड़ा सब फरवरी क्रांति का कारण है 1905 में जो क्रांति हुआ था, क्योंकि 1905 में सेना जो है अपना पिता, अपना भाई, वहीं अपने लोगों को ही मार रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट था। और एक कारण था, उस समय जो है जापान से जो है रूस हार गया था। जापान से जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय जो है जापान से रूस इतना बड़ा देश जो है हार गया था। इससे इस पर से ये जार निकोलस द्वितीय पर से जो है जनता का भरोसा छूट गया। तो देखो फरवरी क्रांति में क्या हुआ, जार निकोलस द्वितीय का हार हुआ, जार निकोलस द्वितीय को बंदी बना लिया गया। क्या कर दिया गया, बंदी बना लिया गया। उसके बाद वहाँ का राजा कौन बना, लियोनोव को बनाया गया। किसको बनाया गया, लियोनोव को बनाया गया, जो मेंशेविक दल का नेता था। क्या था, मेंशेविक। मेंशेविक मतलब जैसे हम लोग भारत में बोलते हैं अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, वहाँ पे होता है मेल सेविक और बोल सेविक। मेन सेविक मतलब जिसका संख्या कम हो, जैसे राजा उजा का अथी हो गया, पादरी हो गया, ये सब मेन सेविक में आता था। और बोल सेविक में सारा मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग, बुर्जुआ वर्ग, ये सब किसमें आता था, बोल सेविक का दल में आता था। तब लियोनोव जो बना राजा वो मेन सेविक का था। ठीक है, तो ये अच्छा से शासन नहीं चला पाया, तो फिर इसके बाद कौन राजा बना, करेंस्की बना। करेंस्की भी क्या था, मेंशेविक का ही था। करेंस्की भी क्या था, मेंशेविक का ही राजा था। फिर उसके बाद करेंस्की के सरकार को गिराने के लिए कौन आया, अक्टूबर क्रांति। यानी क्वेश्चन पूछेगा अक्टूबर क्रांति जो है किसके खिलाफ हुआ था, तो मेंशेविकों के खिलाफ। किसके खिलाफ, मेंशेविकों के खिलाफ। फरवरी क्रांति किसके खिलाफ हुआ था, तो जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ। फरवरी क्रांति किसके खिलाफ हुआ था, जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ। तो बोल्शेविक क्रांति में लेनिन भाग लिया था, लेनिन आ गया था। करेंस्की के सरकार को लेनिन, जैसे फरवरी क्रांति में क्या हुआ समझ में आ गया, फरवरी क्रांति का कारण बताए थे। अब जो है बोल्शेविक क्रांति में क्या हुआ, बोल्शेविक क्रांति में जो है 1905 में जो हुआ था उसमें लेनिन का जो है एक भाई मारा गया था, जिसके कारण वो बहुत इधर उधर कर रहा था, इसलिए इसको भगा दिया गया था। ये चल गया था स्विट्जरलैंड। कहाँ चल गया था, स्विट्जरलैंड। फिर स्विट्जरलैंड से आया जब ये फरवरी क्रांति होने के बाद, फिर ये बोला कि देखो ये तो क्रांति हुआ है लेकिन मेंशेविक ही राजा बन गया, ये बोल्शेविक का कहाँ है। तो इसीलिए फिर से वो करेंस्की के सरकार को अप्रैल थिथिस नामक एक योजना बनाया अप्रैल महीना में, और क्या किया, करेंस्की के सरकार को एक ही समय में सब जगह क्या कर दिया, घेर करके इसको हटा दिया और खुद राजा बन गए। यानी बोल्शेविक क्रांति किसके खिलाफ हुआ था, मेंशेविक के खिलाफ। फरवरी क्रांति किसके खिलाफ हुआ था, जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ। ठीक है, और आगे चलते हैं। वही सब जो बोले हैं वो सब सारा क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, एकदम बेहद इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI
जितना भी इसमें लगाना है लगा लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करके 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जार सत्ता को मिटाने के लिए लगभग 1 लाख मजदूर आपस में मिलकर कहाँ जा रहे थे? रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग राजमहल की तरफ जा रहे थे। राजा के सेंट पीटर्समहल की ओर जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही राजा ने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। क्या कर दिया? निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश कौन दे दिया? राजा, जार निकोलस द्वितीय। जिससे हजारों हजार लोग की संख्या में लोग क्या हो गए? मौत के घाट उतार दिया गया। यह घटना दिन रविवार को घटा था, जिसके कारण इसे खूनी रविवार कहा जाता है। इसे लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये हम पहले ही बता दिए थे। अब जो है रूस की क्रांति का क्या क्या कारण था, यानी फरवरी क्रांति के बारे में चल रहा है इसे। पहला जार का निरंकुश था। जार क्या था? सबसे बड़ा कारण रोमनोव वंश। ये भी क्वेश्चन आता है कि जार निकोलस द्वितीय किस वंश से था? जार निकोलस द्वितीय किस वंश से था? रोमनोव। ठीक है, ये एकदम इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और जार का अर्थ क्या होता है? सम्राट, राजा। तो बताओ, जार निकोलस द्वितीय जो था किस वंश का था? रोमनोव वंश का था। रोमनोव वंश का था कौन? जार निकोलस द्वितीय। इसका निरंकुश था, अत्याचार। ये अपने आप को ईश्वर मानता था। क्या मानता था? ईश्वर से तुलना करता था, अपनी इच्छा का अंतिम इच्छा मानता था। और यह एक क्या था? आयोग शासक था, जो जनता के सुख दुख को चिंता नहीं करता था, बल्कि अपने भोग विलास में व्यस्त रहता था। ये उसका क्या था? निरंकुशता था। पहला कारण समझ में आ गया, जार निकोलस का निरंकुशता। दूसरा कारण क्या है? रूसीकरण की नीति। इसमें क्या था? रूस जो है अनेक प्रकार की जाति पाया जाता था। यहूदी, जर्मन, फिन, पोल, ये सब जाति। इन सभी जातियों को एक ही नारा जार के द्वारा अत्याचार किया जाता था। इसमें एक जार, एक भाषा और एक रूस और एक धर्म की नीति अपनाई, जिसका विरोध जनता ने किया। ठीक है, जिसका विरोध किसने किया? जनता ने किया। ठीक है, इसके आगे हम तीसरा पॉइंट, राजनीतिक दलों का उदय। क्या? राजनीतिक दलों का उदय। 1883 ईस्वी में एक पार्टी बनी जिसका नाम रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। राजनीतिक दल में क्या होगा? राजनीतिक दल में क्या होगा? वो पार्टी का निर्माण होगा। तो 1883 ईस्वी में और क्या हुआ था? कार्ल मार्क्स का मृत्यु हुआ था। उसी समय एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बना। कहाँ? रूस में। राजनीतिक दल का उदय में क्या क्या हुआ? रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का निर्माण हुआ 1883 ईस्वी में। इसमें वैसे लोग जुड़ते थे जो नारा के खिलाफ विरोध करना चाहते थे, जो जार के खिलाफ क्या करना था? विरोध करना चाहते थे। लेकिन बाद में 1903 ईस्वी में यह पार्टी 2 भागों में बट गया। ये पार्टी कितने भागों में बटी है? 2 भाग में। एक मेंशेविक का पार्टी, एक बोल्शेविक का पार्टी। मेंशेविक किसका था? अमीरों का पार्टी था। बोल्शेविक किसका था? गरीबों का। सब बता चुके हैं। अगला कारण क्या है? नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव। नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव। रूस की प्रतिष्ठा में कमी और 1905 के ईस्वी के क्रांति का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ा। पांचवा कारण, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो गया? रूस का पराजय हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ? रूस का पराजय। रूस मित्र राष्ट्र की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहा था। मित्र राष्ट्र की ओर से क्या हो रहा था? लड़ रहा था कौन? रूस। परंतु प्रथम विश्व युद्ध में रूस की लगातार पराजय हो रही थी। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो रहा था? रूस के लगातार क्या हो रहा था? पराजय हो रहा था। रूस की पराजय के कारण सेना के पास पुराना किस्म का हथियार था। अरे नकली गोली इसको दे देता था। ठीक है, कोई भी प्रकार का ट्रेनिंग नहीं मिलता था। कोई भी जनता को ट्रेनिंग नहीं देता था, उसको पकड़ के ले जा करके और युद्ध में खड़ा कर दिया। तो मरेगा ही ना, मरेगा तो हार जाएगा। रूस की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल रही थी। परिणाम स्वरूप उसका दरबार खाली हो गया। ठीक है, अगला कारण देखते हैं, राष्ट्रपुतिन का प्रभाव। ये भी बता चुके हैं। राष्ट्रपुतिन एक भ्रष्ट पादरी था जो जार के यहाँ रहता था, लेकिन उसका संबंध रूस के जार की पत्नी जरीना के साथ था। जरीना
रूस ने जरीना को अपने वश में कर लिया था और जरीना के सहारे वह रूस का बागडोर संभाल रहा था। मतलब जो वो बोलता था वो करता था। सामाजिकरण में क्या है? किसानों की दयनीय स्थिति और मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस की क्रांति के समय किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय था, क्योंकि वह अपने खेतों में पुराने तकनीक से खेती करते थे, जिससे फसल का पैदावार क्या होता था? अच्छा नहीं होता था। इसके अलावा शासकों द्वारा टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जाता था। इन लोगों की स्थिति और दयनीय हो गई। 1861 ईस्वी में क्या हुआ था? कृषि दासता कर किसानों से जमीन के बदले मोटी रकम लिया जाता था। 1861 ईस्वी में कृषि दासता समाप्त कर दिया गया था। 1861 ईस्वी में कृषि दासता क्या कर दिया गया था? समाप्त। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कृषि दासता कब समाप्त किया गया था? 1861 ईस्वी में। अगला कारण क्या है? सामाजिक कारण में चल रहे हैं। मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि मजदूरों से अधिक समय, कठोर काम तथा अनेक बदलों में कम मजदूरी, अच्छा उसके बदले कम मजदूरी दिया जाता था, और उसका आवास का स्वास्थ्य का कोई भी ध्यान ख्याल नहीं रखा जाता था। ठीक है, इसलिए मजदूरों ने भी क्या कर लिया? बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तीसरा क्या है? बेरोजगारी की समस्या। वहाँ पे जो है बहुत सारा लोग ऐसे ही बेरोजगार थे, तो बेरोजगारी का समस्या भी था रूस के क्रांति के कारण। अगला जो कारण है वो वैश्वीकरण की समस्या। औद्योगिकरण की समस्या। रूस के लोग धीरे धीरे बुद्धिजीवी होते जा रहे थे और अपने लेखों और बौद्धिकरण का स्थापना, मतलब बौद्धिक विकास हुआ, जिसके कारण क्या हुआ था? धीरे धीरे लोग बुद्धिजीवी लोग हो रहे थे, अपने लेखों और रचनाओं के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे थे। ठीक है, जैसे लियो टॉलस्टॉय के द्वारा क्या लिखा गया था? युद्ध और वॉर एंड पीस नामक रचना किसके द्वारा किया गया था? युद्ध एंड शांति किताब किसके द्वारा लिखा गया था? लियो टॉलस्टॉय। या तो वॉर एंड पीस बोलते हैं, या तो युद्ध और शांति किसके द्वारा लिखा गया था? लियो टॉलस्टॉय। बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा ये। वॉर एंड पीस का लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय। वॉर एंड पीस का लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय। फिर और अगला कारण, एक और कारण बन जाता है रूस की क्रांति का। अब देखते हैं यहाँ तक। फरवरी क्रांति जो है, ये बौद्धिक जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, फरवरी क्रांति का कारण सब देख लिए हम। अब इसका परिणाम देखते हैं कि रूस की क्रांति जो हुआ, पहला क्रांति, वो कैसे, क्या परिणाम हुआ। तो रूस की क्रांति का प्रभाव, ये क्वेश्चन भी आता है कि रूस की क्रांति के कारण तो बता दिए, भी प्रभाव क्या होगा। तो बोल्शेविक क्रांति ने पूरे रूस के क्षेत्र के विकास एवं प्रचलन लहराने लगा। इन्होंने जार शाही को समाप्त कर समाजवादी गणतंत्र की स्थापना किया। मतलब क्या किया? जार शाही को समाप्त कर दिया और समाजवादी गणतंत्र की स्थापना किया। कौन लोग किया काम? बोल्शेविक। लेकिन राजा महाराजा कौन बन गया? मेनसेविक। अब देखते हैं फरवरी क्रांति का क्या क्या परिणाम हुआ था। रूस में स्वेच्छाचारी शासन का अभाव। रूस में क्या हुआ? स्वेच्छाचारी शासन का अभाव, मतलब अपना स्वेच्छा से जो काम कर सके उसका अभाव था। ठीक है, सदियों से चल रही रूस के स्वेच्छाचारी शासन का अंत कर दिया गया और जरीना की हत्या कर दिया गया। कब? 1918। जार और जरीना का कब हत्या कर दिया? 1918। जार और जरीना का हत्या कब कर दिया? 1918 में हत्या कर दिया। कर समाजवादी गणतंत्र की स्थापना की। क्या किया? समाजवादी गणतंत्र की स्थापना। पहला परिणाम तो यही हुआ, पहले उसको मारा, 1917 में युद्ध हुआ, 1918 में इसको जय हिंद जय भारत कर दिया। ठीक है, फिर लियोनोव को क्या बना दिया? नेतृत्व उत्तरवादी को अपना सरकार बना कर जो मेलसेविक दल का नेता बन गया। क्या चीज़ का? लियोनोव जो है मेलसेविक दल का नेता बन के वहाँ का राजा बन गया। इसके बाद केरेंस्की रूस का सरकार बना था। ठीक है, पूरे विश्व दो खेमे में बट गया था, पूंजीवादी और साम्यवादी। एगो जो है मालिक वाला था, एगो समाजवादी था। साथ ही साथ रूस भी दो खेमों में बट गया था, पूर्वी रूस और पश्चिमी रूस। ठीक है, रूस में दो प्रकार का कैलेंडर के जगह पर
ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही मान्यता मिल गई। मतलब जो 2 कैलेंडर चल रहा था, रूसी कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसको हटा करके खाली ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान्यता दिया गया। किसानों एवं मजदूरों की स्थिति में सुधार किया गया। 1918 में लेनिन के द्वारा संविधान की रचना किया गया। 1918 में क्या किया गया? लेनिन के द्वारा संविधान की रचना किया गया। अब अक्टूबर क्रांति आता है। अक्टूबर क्रांति क्या, कैसे कैसे क्या हुआ, ठीक है। फरवरी क्रांति तो देख लिए, उसमें क्या था, जार को हटाना था, जार को हटा दिए। अब जुलाई 1918 को जार और जरीना को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। यदि फरवरी क्रांति के बाद रूस में लियोनोव का नेतृत्व की सरकार बने, फिर क्या हुआ, इसके बाद लियोनोव का सरकार बना था। लियोनोव भी सरकार अच्छे से नहीं चला रहा था, ठीक है। वो जनता उससे नाराज हो गई, और क्योंकि वह मेंशेविक का था, लियोनोव को हटाकर उसके बाद किसका, एक नया राजा बना गया जिसका नाम क्या था, करेंस्की, ठीक है। करेंस्की के राजा बना दिया गया। फिर क्या हुआ, लेनिन को यह जानकर बहुत हैरानी हुआ। जब लेनिन आया कहाँ से, स्विट्जरलैंड से, तो इसको जार करके बहुत हैरानी हुआ कि लड़ाई झगड़ा किया, पूरा लड़ाई, मरा कटा कौन, किसान मजदूर, लेकिन राजा कौन बन गया, मेंशेविक का, ठीक है। तो यही सब लिखा हुआ है इसमें। अंततः लेनिन ने अपनी खास दोस्त किसका, ट्रोट्स्की के और सभी किसानों और मजदूरों के साथ मिलकर 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को क्या कर दिया, बोल्शेविकों के द्वारा पेट्रोग्राद रेलवे स्टेशन, बैंक, टेलीफोन, घर, सरकारी भवनों अधिकार पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। जहाँ जहाँ सरकारी दफ्तर था, जहाँ जहाँ सरकारी काम कार्यालय था, सब जगह एक बार क्या कर दिया, आंदोलन छेड़ दिया, हमला कर दिया, और जो भी करेंस्की का सरकार भाग खड़ी हुई, और वहाँ का सरकार कौन, राजा कौन बन गया, लेनिन बन गया। वो कब हुआ था क्रांति, 25 अक्टूबर 1917। तो बोल्शेविक क्रांति हमेशा याद रखिएगा कि इसके लिए हुआ था, मेंशेविकों को हटाने के लिए। इससे करेंस्की की सरकार भाग खड़ी हुई और सत्ता की बागडोर बोल्शेविकों की ओर आ जाती है। बोल्शेविक क्या बन गया, सत्ता में आ गया, जिसका नेता लेनिन को बनाया गया। किसको बनाया गया, लेनिन को नेता बना दिया गया। इस क्रांति को अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसी को अक्टूबर क्रांति बोलते हैं, इसी को नवंबर क्रांति बोलते हैं, या तो इसी को बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं, ठीक है। अब लेनिन के बारे में देख लेते हैं। लेनिन कौन था, तो लेनिन जो था बोल्शेविक दल का सबसे बड़ा नेता था। बचपन से ही समाजवाद का समर्थक था। यह हमेशा क्या करता था, हमेशा जारशाही के क्या था, विरुद्ध था, जिसका कारण इसके बड़े भाई को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। जो 1905 ईस्वी में जो क्रांति हुआ था, लेनिन का बहुत बड़ा योगदान था। जो 1905 में क्रांति हुआ था, उसमें लेनिन का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन वह खूनी रविवार की घटना के बाद वह स्विट्जरलैंड गया, लेकिन पुनः 1917 ईस्वी में वापस लौटकर करेंस्की के सरकार को हटाया और खुद गरीबों का मसीहा बनकर ट्रोट्स्की को अपना युद्ध मंत्री बना करके खुद राजा बन गया, ठीक है। ये समझ में आया होगा। इसके बाद लेनिन कौन था, लेनिन कौन था, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये सब लिख लेंगे, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वो अपना मित्र को क्या, कौन सा मंत्री पर बनाया था, युद्ध मंत्री। कौन मंत्री बनाया था, युद्ध मंत्री बनाया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। लेनिन के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करें। लेनिन के द्वारा क्या क्या काम किया गया था। सबसे पहले लेनिन ने रूस में युद्ध की पूर्णतः बंद कर दिया। पूर्णतः रूस से जो युद्ध हो रहा था सब बंद कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध से अपना वापस ले लिया, सेना को क्या कर लिया, वापस बुला लिया। पहला क्या किया, युद्ध से वापस हो गया, ठीक है। दूसरा क्या किया, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 ईस्वी में करके रूस और जर्मनी के बीच में स्थापना हो गया, ठीक है। ये क्या किया, जर्मनी से लड़ाई चल रहा था, जिससे क्या कर लिया, संधि कर लिया। कौन, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। क्वेश्चन आएगा, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुआ था, 1918। किसके किसके बीच हुआ था, रूस और जर्मनी। यही क्वेश्चन आएगा, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसके किसके बीच हुआ था, रूस और जर्मनी के बीच में। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसके किसके बीच हुआ था, रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, शांति स्थापित करना, अर्थव्यवस्था का सुधार, सेनाओं को राहत देना। फिर तीसरा क्या किया, अमीरों की जमीन जो था छीन करके किसानों और गरीबों में बांट दिया। अमीर जो था, राजा महाराजा का आदमी, सबसे जमीन छीन करके किसको बांट दिया, गरीब में बांट दिया, ठीक है। उपद्रवियों को शांत करने के लिए लेनिन ने क्या बनाया, एक सेना का गठन किया था जिसका नाम था चेका।
ये क्वेश्चन पूछेगा, चेका का स्थापना किसने किया, चेका का गठन किसने किया, जो उपद्रवियों को शांत करने के लिए बना था लेनिन ने। ठीक है। ट्रोट्स्की ने लाल सेना, लाल सेना किसने बनाया, ट्रोट्स्की। लाल सेना किसने बनाया, ट्रोट्स्की। लाल सेना किसने बनाया, ट्रोट्स्की। ठीक है। और चेका किसने बनाया, लेनिन। ठीक है। नई आर्थिक नीति का गठन किया, फिर क्या किया, नई आर्थिक नेप का गठन किया, कौन, लेनिन। नई आर्थिक नीति का गठन किया, कैसे कैसे क्या करना है। शिक्षा में सुधार किया और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया, शिक्षा में सुधार किया और प्राथमिक शिक्षा, जैसे हम लोग का प्राइमरी स्कूल होता है, आंगनबाड़ी, उसी तरह से प्राथमिक शिक्षा का भी अनिवार्य किया, कि मतलब प्राथमिक शिक्षा में सबको नामांकन करवाना है। फिर क्या क्या, प्रशासनिक सुधार किया और जाटशाही लोगों को हटा दिया। ये था लेनिन का कार्य। लेनिन का कार्य आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। पहला, वो सब युद्ध से बाहर हो गया। दूसरा क्या किया, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा रूस और जर्मनी में एकता हो गई, मतलब संधि हो गया। फिर क्या किया, अमीरों को जमीन छीन करके गरीब में बांट दिया। उपद्रवियों को शांत करने के लिए चेका गठन किया। ट्रोट्स्की ने लाल सेना, नई आर्थिक नीति का स्थापना किया। शिक्षा में सुधार किया और प्राथमिक अनिवार्य किया, और प्रशासनिक सुधार किया और जाटशाही को हटा दिया। और 1918 ईस्वी में नया संविधान बनाया और यूएसएसआर का गठन किया। यूएसएसआर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएसएसआर का गठन कब किया, 1918 में। कौन किया, लेनिन ने किया। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का स्थापना किया। इसका हिंदी में सोवियत समाजवादी गणराज्य का संघ। ठीक है, इसका स्थापना किया कौन, लेनिन ने। अब लेनिन द्वारा बनाया गया न्यू आर्थिक नीति, ये क्वेश्चन एकदम 100% मतलब आएगा ही आएगा, कि लेनिन के द्वारा नेप का से क्या समझते हैं। तो लेनिन के द्वारा 1921 ईस्वी में क्या किया, एक नीति बनाया गया जिसको न्यू आर्थिक नीति कहा जाता है। यही क्वेश्चन 1921 में कब बनाया था लेनिन, 1921 ईस्वी में लेनिन ने न्यू आर्थिक नीति बनाया, जिसे नेप बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है। लेनिन समाजवादी व्यवस्था में परिवर्तन कर किसानों और जनता के हित में सकारात्मक कार्य किया, मतलब बहुत सारा जनता के लिए काम किया। जगह जगह पर बैंक खुलवाए। 20 कर्मचारी से कम रहने पर कल कारखाने चलेंगे, मतलब 20 से कम भी रहेगा तो कल कारखाना चलेगा, तो बहुत ज़्यादा कारखाना खुलेगा। व्यापार संघ की सदस्यता को रद्द कर दिया। फिर उद्योग को विकेंद्रीकरण किया। विदेशी पूंजीपति समिति के तौर पर आमंत्रित के सबको क्या किया, बुलाया कि आप वो हमारे यहाँ क्या करो, व्यापार करो। ठीक है। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन के बीमा को राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया। जमीन राज्य का है लेकिन भूमि किसान का, जमीन किसका है, राज्य का है लेकिन भूमि किसानों को दे दिया। ठीक है। यहाँ तक मेरे समझ से लेनिन का कार्य के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा, नेप के बारे में समझ में आ गया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था, क्रांति से पहले रूस के किसानों की स्थिति कैसी थी। तो क्रांति से पहले क्या था, रूस की क्रांति स्थिति बहुत खराब थी। स्थिति क्या थी, अत्यंत दयनीय थी। ठीक है, इसके बारे में लिख देना है। अप्रैल थी ये लेनिन क्या किया था, जब बोल्शेविक क्रांति किया था उसके पहले गठित किया था, 16 अप्रैल 1917 को, जिसका उद्देश्य क्या था, केरेंस्की की सरकार को गिराने के लिए लेनिन ने पेट्रोग्राद शहर पहुंचा, वहां पे जोरदार भाषण दिया था। क्या दिया था, भाषण दिया था। ठीक है। उसी से आकर्षित होकर के तथा नारा दिया कि तुम्हें क्या चाहिए, भूमि, शांति, रोटी चाहिए कि युद्ध, भूखमरी चाहिए, मतलब भूमि, शांति, रोटी चाहिए कि युद्ध और भूखमरी चाहिए। ठीक है। ये नारा दे करके सबको एक अपना पक्ष में किया और केरेंस्की की सरकार को गिराया। ये जो रूल बनाया, नियम बनाया, उसी को अप्रैल 33 कहा जाता है। ठीक है। शीत युद्ध किसे कहते हैं, शीत युद्ध मतलब वैसा युद्ध जिसमें किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल बात से युद्ध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं। ठीक है, उसे शीत युद्ध कहते हैं, जो रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। शीत युद्ध कहाँ, रूस और अमेरिका के बीच में हुआ था। लेनिन का पूरा नाम क्या था, व्लादिमीर लेनिन था। कभी कभी क्वेश्चन में आता है व्लादिमीर लेनिन। ठीक है। इसका मृत्यु कब हुआ था, 1924 में। 1924 में लेनिन का क्या हो गया था, मृत्यु के बाद कौन बना, अब हम जोसेफ स्टालिन के बारे में समझते हैं।
1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हो गया था। 1924 ईस्वी में क्या हुआ था? लेनिन का मृत्यु हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। इसके बाद जोसेफ स्टालिन को रूस के नेतृत्व के लिए चुना गया था। इसके बाद जोसेफ स्टालिन, कौन? जोसेफ स्टालिन को रूस के नेतृत्व के लिए क्या किया गया था? चुना गया था, मतलब उसको राजा बना दिया गया था। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था, कौन था? स्टालिन। ठीक है। जोसेफ स्टालिन 1953 में अपने मृत्यु तक रूस का तानाशाही करता रहा। 1953 ईस्वी में किसका मृत्यु हो गया? स्टालिन का। जोसेफ स्टालिन का मृत्यु कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। फिर उसके बाद उसे अथक प्रयास के बाद विश्व मानचित्र में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर करके आया। मतलब रूस जो है अथक प्रयास करने के बाद जो है रूस एक अत्यंत शक्तिशाली देश बन करके आगे आया। कृषि की आधुनिकीकरण हुई, विज्ञान उन्नति हुई। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले रूस को एक महान शक्ति के रूप में माना जाने लगे। अब जो कुछ किताब है ये पूछा जाता है कि इसका राइटर का नाम कौन है? तो युद्ध और शक्ति, टॉलस्टॉय। युद्ध और शक्ति किसका है? टॉलस्टॉय। युद्ध और शक्ति, टॉलस्टॉय। युद्ध और शक्ति पुस्तक की रचना किसने किया था? लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय। इसी को वॉर एंड पीस भी बोला जाता है। वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति का लेखक कौन है? टॉलस्टॉय। फिर फादर्स एंड सन्स, फादर्स एंड सन्स, इवान वुडानेव। ठीक है। फादर्स एंड सन्स, इवान वुडानेस्ट है। फिर है क्राइम एंड पनिशमेंट। ये एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्राइम एंड पनिशमेंट किसका लेखक है? दोस्तोवस्की। दोस्तोवस्की किसका लेखक है? क्राइम एंड पनिशमेंट। क्राइम एंड पनिशमेंट पुस्तक नामक पुस्तक रचना किसने किया था? दोस्तोवस्की ने किया था। माँ का स्थापना किसने किया था? मैटिसम गोर्की। माँ का रचना किसने किया था? गोर्की। माँ पुस्तक की रचना किसने किया था? गोर्की। दी थ्री सिस्टर्स, थ्री सिस्टर किसने किया था? चेरबब। चेरबब ने जो है थ्री सिस्टर का रचना किया था। थ्री सिस्टर का रचना किसने किया था? चेरबब। कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो और दास कैपिटल का रचना दास कैपिटल। पहला क्या हुआ था? युद्ध एंड शांति, टॉलस्टॉय, फादर्स एंड सन्स, इरवान बुडापेस्ट। फिर उसके बाद वुडानेव, प्रारंभ एंड पनिशमेंट, दोस्तोवस्की। माँ का रचना किसने किया था? मैटिसम गोर्की। थ्री सिस्टर्स का रचना किसने किया था? चेरबब। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848-1867 में, दास कैपिटल। ठीक है। ये चैप्टर यहाँ तक क्या हो जाता है? खत्म। समाजवाद और साम्यवाद खत्म हो जाता है। इसके बाद हम अगला चैप्टर इंडो चाइना में चलते हैं। चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन को इंडो चाइना भी बोला जाता है। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। पहले हिंद चीन के बारे में समझते हैं। राष्ट्रवाद तो जानबे करते हैं, किसी देश या राष्ट्र के प्रति लगाव, भावना, समर्पण, सबको क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन हिंद चीन किसे कहते हैं? हिंद चीन क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हिंद चीन वैसा जगह होता है, वैसा स्थान या वैसा देश होता है जहाँ हिंदुस्तान की संस्कृति और चीन का संस्कृति हो, उसे क्या बोलते हैं? हिंद चीन बोलते हैं। मतलब जहाँ पे वैसा देश, वैसा राष्ट्र जहाँ का संस्कृति जो है हिंदुस्तान और चीन का दोनों का हो। हिंद मतलब हिंदुस्तान, चीन मतलब चीन, दोनों का संस्कृति हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? हिंद चीन बोलेंगे। क्वेश्चन आएगा हिंद चीन किसे कहते हैं या हिंद चीन से क्या समझते हैं? तो सबसे पहले क्या डिफिनीशन लिखोगे? वैसा जगह जहाँ हिंदुस्तान की संस्कृति और चीन का संस्कृति व्याप्त हो उसे हम हिंद चीन कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? हिंद चीन के अंतर्गत वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। हिंद चीन को ही इंडो चाइना बोलते हैं। इंडो चाइना के अंतर्गत वियतनाम, लाओस, कंबोडिया आते हैं। वियतनाम के अंतर्गत क्या क्या आता है? कोचीन आता है और अन्नाम आता है, तोंगकिन आता है। वियतनाम के अंतर्गत भी छोटा छोटा जगह में बटा हुआ है, जिसमें वियतनाम में कौन कौन आता है? कोचीन आता है, अन्नाम आता है, तोंगकिन आता है। वियतनाम जो है सबसे बड़ा, ये लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में जो है ये सबसे बड़ा कौन है? वियतनाम है। यहाँ आगे लिखा हुआ है हिंद चीन का क्षेत्रफल जो है लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। लगभग कितना है? 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। वही वियतनाम का क्या है? अकेले 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर। वियतनाम का अकेले कितना क्षेत्रफल है? 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है।
क्वेश्चन पूछा जाता है हिंद चीन क्या है, तो लिख देंगे वैसा क्षेत्र या भूभाग जहाँ का संस्कृति सभ्यता हिंदुस्तान और चीन से प्रभावित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, हिंद चीन बोलते हैं। मतलब जहाँ का संस्कृति हिंदुस्तान और चीन की संस्कृति से प्रभावित हो, उसे क्या बोलते हैं, हिंद चीन बोलते हैं। अब इसी में क्वेश्चन आता है हुआ हाओ आंदोलन। हुआ हाओ आंदोलन क्या है, तो हुआ हाओ आंदोलन जो है धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन है। कैसा आंदोलन है, धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन है। यह तो कब हुआ था, 1939 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1939 ईस्वी। नेता कौन था, हुइन फूसो। ध्यान से नाम याद रखेंगे, हुआ हाओ आंदोलन हुइन फूसो। ह से हुआ, ह से हुइन। हुइन फूसो क्या था, नेता था। कैसा आंदोलन था, धार्मिक क्रांतिकारी। कब हुआ था, 1939 में। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, हुआ हाओ आंदोलन से क्या समझते हैं। तो बस इतना ही लिखना है, हुआ हाओ आंदोलन 1939 ईस्वी में हुआ था। हुआ हाओ आंदोलन धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इस आंदोलन का नेता हुइन फूसो थे। ठीक है, इसके आगे और एक्सप्लेन में आएगा। और ऐसे ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछा जाता है, हुआ हाओ आंदोलन कैसा आंदोलन था, धार्मिक क्रांतिकारी। कैसा आंदोलन, धार्मिक क्रांतिकारी। अब एक आता है बेहद ही बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि फान वुई चाउ क्या था, 1903 ईस्वी में। दुई तान हुई संगठन का संस्थापक कौन था, फान वुई चाउ। दुई तान हुई नामक संगठन का स्थापना किसने किया था, फान वुई चाउ ने। किसने किया था, फान वुई चाउ। दुई तान हुई नामक संगठन का स्थापना किसने किया था, फान वुई चाउ। कब किया था, 1903 में किया था। कब किया था, 1903 में किया था। और इसका नेता कौन बना था, कुआंग दे। कौन नेता बना था, कुआंग दे। दुई तान हुई नामक संगठन का स्थापना किसने किया, फान वुई चाउ ने। किसने किया, फान वुई चाउ ने। कब किया, 1903 ईस्वी में। कब किया, 1903 ईस्वी में किया। नेता कौन बना था, कुआंग दे। नेता कौन बना, कुआंग दे। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर देखो, यही कुआंग दे के कहने पर जो है फान वुई चाउ ने क्या किया था, एक किताब लिखा था, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम का रचना किसने किया, ये बहुत बार पूछा गया है। फान वुई चाउ ने किया। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम का रचना किसने किया था, फान वुई चाउ। फान वुई चाउ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम का रचना किसने किया, फान वुई चाउ ने किया था। ठीक है, जैसे कि देखो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, हुआ हाओ आंदोलन क्या है, तो हुआ हाओ आंदोलन बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसका नेता हुइन फूसो था। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक के भी शामिल था। आत्मदाह भी कर लिया था सब लोग, अपने आप को जला करके प्रदर्शन किया था आंदोलन का। ठीक है, अब है जो वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल। टोंकिन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। टोंकिन फ्री स्कूल का स्थापना कब और क्यों किया गया था, तो वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल का स्थापना 1907 में। ये कब हुआ था, 1903 ईस्वी में। फान वुई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम का रचना किया था। और 1907 में क्या हुआ, वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल का स्थापना हुआ। टोंकिन फ्री स्कूल के पीछे फ्रांसीसी सरकार का उद्देश्य क्या था, ये एकदम बहुत 2 नंबर में भी आ सकता है। टोंकिन फ्री स्कूल से क्या समझते हैं, तो ये इसका स्थापना 1907 में हुआ था। क्या उद्देश्य था, तो यहाँ था कंपनी का आगमन। उद्देश्य इसका क्या था, उद्देश्य वही था कि मतलब अपना भाषा को, अपना संस्कृति का प्रचार करना। ठीक है, सारा पोप वगैरह इसमें पादरी वगैरह पढ़ाता था और क्या करता था, अपना सभ्यता, अपना संस्कृति, अपना वेशभूषा सबको क्या करता था, प्रचार कर रहा था। अब यहाँ देखो कंपनी का आगमन कौन कौन हुआ था, पुर्तगाली आया, डच आया, इंग्लैंड आया, फ्रांस आया। 1903 ईस्वी में फान वुई चाउ ने क्या किया था, दुई तान हुई तो हो ही गया, जिसका नेता कुआंग दे था। फान वुई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम को लिखा था। ठीक है, अब हम हो ची मिन्ह के बारे में समझते हैं। हो ची मिन्ह का जन्म कब हुआ था, 1890 में हुआ था। हो ची मिन्ह का जन्म कब हुआ था, 1890 में हुआ था। इसका पूरा नाम न्यूगन 1890 ईस्वी में हुआ था। वियतमिन स्वतंत्रता लीग का स्थापना किया था कौन, हो ची मिन्ह ने। और पढ़ने कहाँ चला गया था, रूस चला गया था। रूस की राजधानी मास्को में पढ़ने के लिए चला गया था कौन, हो ची मिन्ह।
पढ़ के आया था कब? 1925 में। 1925 में एक संगठन का स्थापना किया। कौन? हो ची मिन। हो ची मिन ने क्या किया था? एक संगठन की स्थापना किया। हो ची मिन जो क्या था? एक राष्ट्रवादी नेता था, जो अपने देश को क्या करता था? चाहता था कि मेरा देश क्या हो? विकास करे। और ये गया रूस। रूस में कौन था? मास्को राजधानी में कौन था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से क्या हो गया? प्रभावित हो गया। कौन? हो ची मिन। और यहाँ करके वही कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर काम करने लगा। तो 1925 ईस्वी में एक संगठन बना जिसका नाम था वियतनामी क्रांतिकारी दल। क्या था? वियतनामी क्रांतिकारी दल। 1925 में क्या बनाया? एक संगठन बनाया जिसका नाम था वियतनामी क्रांतिकारी दल। वियतनामी क्रांतिकारी दल। फिर 1930 में एक संगठन बनाया जिसका क्या नाम था? वियतनामी कांग सांग देंग। 1930 ईस्वी में संगठन क्या बनाया? वियतनामी कांग सांग देन, या तो इसी को हिंदी में बोलते हैं वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया था हो ची मिन? 1930 ईस्वी में। ठीक है। 1945 में क्या किया? इसका नाम चेंज करके इंडो चाइना कर दिया था। इसका नाम क्या? किसका नाम चेंज करके? इसको आज़ाद होने पर कर दिया था 1945 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में किसका मृत्यु हो गया? हो ची मिन का। हो ची मिन का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। ठीक है। अब यहाँ से हनोई समझौता, ये 3 गो समझौता हुआ था। हनोई समझौता, जेनेवा समझौता और एक पेरिस समझौता। हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 में हुआ था, यानी 6 मार्च 1946। हनोई समझौता कब हुआ था? 6 मार्च 1946 ईस्वी। ये इसमें क्या हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था। फ्रांस और वियतनाम के बीच संधि हुआ था। हो ची मिन समझौता, हनोई समझौता। हनोई समझौता जो है कब हुआ था? 6 मार्च 1946 ईस्वी। कब हुआ था? 6 मार्च 1946 ईस्वी। किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। ठीक है। बाओ दाई ने 25 अगस्त 1945 ईस्वी को अपना पद छोड़ दिया था और वियतनाम का एक गणराज्य बन गया। मतलब वियतनाम जो है वो बाओ दाई दक्षिणी वियतनाम पर क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। वो अपना पद छोड़ दिया तो ये क्या हो गया? पूरा स्वतंत्र हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ? वियतनाम 2 भागों में बट गया था। कौन सा समझौता से? जेनोवा समझौता। अभी एक समझौता बताया हनोई समझौता 1946 का। फिर क्या हुआ? जेनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में। इसमें क्या हो गया? वियतनाम 2 भाग में बट गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ठीक है। उत्तरी वियतनाम का नेता कौन था? हो ची मिन। उत्तरी वियतनाम का नेता कौन था? हो ची मिन। उत्तरी वियतनाम का नेता हो ची मिन। अमेरिका प्लस दक्षिणी वियतनाम मिलकर के बाओ दाई को क्या बना दिया? राजा बना दिया था। बाओ दाई को राजा। बाओ दाई किसका किसका समर्थक था? अमेरिका और दक्षिणी वियतनाम का। 2 चीज़ों का उपयोग किया गया था। अब अमेरिका जो है उत्तरी वियतनाम को हराने के लिए एजेंट ऑरेंज और नापाम। अब एजेंट ऑरेंज क्या है, नापाम क्या है, ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया था। नापाम क्या है? नापाम एक प्रकार का ऑर्गेनिक बम होता है। ठीक है। जिसमें फिर उसके बाद एजेंट ऑरेंज क्या होता है? ये एक प्रकार का क्या है? रासायनिक जहर होता है जो पेड़ पत्तियों पर जब छीटा जाता है तो क्या हो जाता है? झुलस करके झुलस जाता है। ठीक है। तो ऑरेंज एटेंज और नापाम ये दोनों अच्छा से देख लेंगे, अपने किताब से देख लेंगे या तो गेस्ट पेपर से देख लेंगे। ठीक है। फिर अगला आता है दिएन वियन फूसो युद्ध में 7 मई 1954 ईस्वी को बुरी तरह हार गया था। दिएन वियन फूसो क्या हुआ था? युद्ध में हार गया था। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। निक्सन क्या था? अमेरिका के राष्ट्रपति। वियतनाम में अच्छा बताओ, इंडो चाइना में किसका शासन चल रहा था? तो फ्रांस का। फ्रांस। यहाँ कौन गुलाम बनाए हुए थे इसको? फ्रांस को। फ्रांस जो है इसको गुलाम बनाए हुए थे। किसको? पूरा हो मतलब इंडो चाइना को। ठीक है। और पर्सनली वियतनाम को। वो कैसे कैसे आगमन हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, वो समझेंगे बाद में। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन एक हम और लेकर के आएंगे, उसमें समझेंगे। ठीक है। इसमें बस अब आगे हम चैप्टर 5 देखेंगे, अर्थव्यवस्था और आजीविका। चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद जो है इम्पोर्टेंट है। और सबसे लास्ट चैप्टर जो है वो सब जो है 2-3 चैप्टर जो बच जाएगा ये है जो चैप्टर 5 तक इसका क्या कर देंगे, ये वीडियो को लास्ट कर देंगे। और जो बच गया है वो अगले वीडियो में देखेंगे। चैप्टर 5 ख़त्म करते हैं। चैप्टर 5 में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है औद्योगिकरण का कारण क्या है? औद्योगिकरण का कारण
क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है तुमको दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन या लघुत्तरीय क्वेश्चन में आएगा कि औद्योगिकरण से क्या समझते हैं। तो औद्योगिकरण का क्या क्या कारण है वो देखते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी होता है, आवश्यकता ही आविष्कार की क्या होती है, जननी होती है। नए नए मशीनों का आविष्कार, कोयले एवं लौह की प्रचुरता, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, सस्ते श्रम की उपलब्धता, यातायात की सुविधा, विशाल औपनिवेशिक स्थिति। मतलब जैसे जैसे हमारा आवश्यकता बढ़ते गया वैसे वैसे उद्योग बढ़ते गया, वैसे वैसे कंपनी बढ़ते गया, तो क्या बन गया, औद्योगिकरण आ गया। ठीक है, नए नए मशीनों का आविष्कार, वही आविष्कार, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ा नया नया मशीन बनते गया। फिर कोयला, अगर लोहा का क्या हो गया, प्रचुर मात्रा में पानी लगा, इससे भी क्या हुआ, औद्योगिकरण का बढ़ावा मिला। फिर फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हो गया, सस्ते श्रम में मिल जाते, श्रम मतलब श्रमिक, श्रमिक क्या था, सस्ता मिल जाता था। यातायात की सुविधा, विशाल औपनिवेशिक स्थिति। ठीक है, अब जो है लोहा का जो अब इसके बाद देखते हैं, ये जो बहुत सारा ये है, इसको देखते हैं। ये इससे जो है एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, धागा काटने का मशीन। अब देखो स्पिनिंग फ्रेम, इसको ट्रिक से याद करेंगे। स्पिनिंग फ्रेम, फ्रेम को याद करेंगे फ़ोन से। फ़ोन क्या करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है। तो स्पिनिंग फ्रेम का रिचार्ज स्पिनिंग फ्रेम का जो है कौन लिखा है, मतलब स्थापना कौन किया था, आविष्कार कौन किया था, रिचर्ड आर्कराइट। स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किसने किया था, रिचर्ड आर्कराइट। स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किसने किया था, रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। ठीक है, मतलब फ्रेम को याद रखेंगे, फ़ोन से रिचार्ज करना पड़ता है, फ़ोन क्या करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है। ठीक है, फिर वाष्प इंजन, वाष्प इंजन के तो जानते ही होंगे, जेम्स वाट। वाष्प इंजन का जेम्स वाट, वाष्प इंजन का जेम्स वाट। वाष्प इंजन जो है जेम्स वाट ने किया था, इसका स्थापना, वाष्प इंजन का स्थापना किसने किया था, जेम्स वाट। वाष्प इंजन का अब है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, जेम्स हार्ग्रीव्स। जेनी, जेनी के सामने सब हार जाता है, जेनी के सामने क्या होता है, सब हार जाता है। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कौन किया था, जेम्स हार्ग्रीव्स, जेम्स हार्ग्रीव्स। फिर फ्लाइंग शटल मशीन, कौन, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था, जॉन के। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था, जॉन के। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था, जॉन के। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन के ने किया था। ठीक है, स्पिनिंग म्यूल, म्यूल का सैम्यूल, म्यूल का सैम्यूल, म्यूल का सैम्यूल। तो स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था, सैम्यूल क्रॉम्पटन ने किया था। स्पिनिंग सैम्यूल का स्थापना किसने किया था, मतलब आविष्कार किसने किया था स्पिनिंग म्यूल का, सैम्यूल क्रॉम्पटन। ठीक है, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था, सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। ठीक है, पावर लूम, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, एडमंड कार्टराइट। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, एडमंड कार्टराइट। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, एडमंड कार्टराइट। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, एडमंड कार्टराइट। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, एडमंड कार्टराइट। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, एडमंड कार्टराइट। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, एडमंड कार्टराइट। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, एडमंड कार्टराइट। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, एडमंड कार्टराइट। ठीक है, पावर किसके में होता है, डायमंड में होता है, डायमंड से याद रखेंगे इसको। ठीक है, पावर लूम जो है, पावर लूम को हम याद रखेंगे डायमंड से, डायमंड को कोई काट नहीं सकता, डायमंड से याद रखेंगे एडमंड, डायमंड से क्या याद रखेंगे, एडमंड कार्टराइट। सेफ्टी लैम्प, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, हम्फ्री डेवी। सेफ्टी किससे प्राप्त होता है, देवी से प्राप्त होता है, सेफ्टी किससे प्राप्त होता है, देवी से। ठीक है, इसके साथ ये डेट भी याद रखेंगे। 69 में 2 गो किया था स्पिनिंग फ्रेम और वाष्प इंजन। फिर 70 में किया स्पिनिंग जेनी, 70 में क्या किया, स्पिनिंग जेनी। 73 में फ्लाइंग शटल मशीन। 79 में स्पिनिंग म्यूल किया था। 85 में पावर लूम। 1815 में सेफ्टी लैम्प। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सबको याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ होगा तो इसको फिर से बैक करके 1 2 बार 3 बार इसको सुनेंगे ताकि याद हो जाए। ठीक है, अब आते हैं आगे, जो है
सन 1854 से 80 तक 30 कारखानों का निर्माण हुआ था। 80 तक कितना, मात्र 30 कारखाना का निर्माण हुआ था। और 80 से 95 तक सूती कपड़े के मिलों की संख्या 39 हो गया। ठीक है, ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, 95 से, इसे वो ऑब्जेक्टिव में था इसीलिए ये लिखवा दिए थे। 1880 से 1895 तक सूती कपड़ों के मिलों की संख्या कितना हो गया था, 39। ठीक है, 1895 से 1914 तक जो है सूती मिलों की संख्या कितना हो गया, 144 तक पहुंच गया था। ठीक है, 1917 ईस्वी में कोलकाता में देश की पहली जूट मिल एक मारवाड़ी व्यवसायी हुकुम चंद ने स्थापित किया था। कलकत्ता में देश के पहली जूट मिल का स्थापना जो है एक मारवाड़ी व्यवसायी कौन था, हुकुम चंद्र ने स्थापित किया था। कौन किया था, हुकुम चंद्र ने स्थापित किया था। फिर 1918 में जो है पहल एक लिमिटेड कंपनी के रूप में बिरला ब्रदर्स की स्थापना हुआ था। बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब हुआ था, 1918 में। ठीक है, फिर बिरला जूट कंपनी खुला कब, 1919 में। बिरला जूट कंपनी कब खुला, 1919 में। ग्वालियर में जियाजी राव सूती कारखाना खोला था। जियाजी राव सूती कारखाना 1920 में। 1907 में तो टिस्को के बारे में जानते ही होंगे, जमशेदजी टाटा ने खोला था। 1910 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना किया था। ठीक है, 1955 में क्या हुआ, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात कारखाना खोलने सहमति प्राप्त। रूस, पश्चिमी जर्मनी और ब्रिटेन से समझौता के आधार पर लिया था। ठीक है, जैसे भिलाई में किसका, रूस का, जर्मनी राउरकेला और ब्रिटेन दुर्गापुर में क्या किया था, स्थापना किया था। ठीक है, भारत में 7 स्टील जो है प्लांट है। पहला इंडियन आयरन स्टील एंड स्टील कंपनी हीरापुर, फिर जमशेदपुर, फिर विस्को, विश्वरैया आयरन स्टील ऑफ इंडिया, फिर राउरकेला स्टील ऑफ इंडिया, भिलाई स्टील प्लांट भिलाई, फिर दुर्गापुर स्टील प्लांट, फिर बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कोयला उद्योग का प्रारंभ 1814 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कोयला उद्योग का प्रारंभ कब किया गया था, 1814 ईस्वी में किया गया था। 1868 ईस्वी में जहां उत्पादन 5 लाख टन था, वहां 1950 में बढ़कर कितना हो गया, 3.23 करोड़ टन हो गया था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है। अब हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1895 में पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ, 1895। पंजाब नेशनल बैंक का 1895। बैंक ऑफ इंडिया 1906, बैंक ऑफ इंडिया 1906, बैंक ऑफ इंडिया 1906। इंडियन बैंक 1907, इंडियन बैंक का स्थापना कब हुआ, 1907। सेंट्रल बैंक का स्थापना कब हुआ, 1911, सेंट्रल बैंक का स्थापना कब हुआ, 1911। द बैंक ऑफ मैसूर, द बैंक ऑफ मैसूर 1913। और ज्वाइंट स्टॉक बैंकों का स्थापना कब हुआ था, 1913। इसको बार बार सुन लेंगे, 1-2 बार बैक कर करके, ताकि याद हो जाए। अब औद्योगिकरण का परिणाम क्या हुआ। औद्योगिकरण का कारण तो देखे थे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। फिर मशीन बढ़ने लगा, कोयला उद्योग, कोयला जो है और लोहा प्रचुर मात्रा में मिलने लगा। ठीक है, अब इसका परिणाम देखते हैं। नगरों का विकास होने लगा, शहर बनने लगा बहुत सारा। क्या हो गया, गांव जो था वो सब शहर बन गया, जहाँ जहाँ कंपनी खुल गया वहाँ वहाँ शहर बन गया। कुटीर उद्योग का पतन हो गया, छोटा छोटा उद्योग जो था वो सब क्या हो गया, बंद हो गया। गाँव में जो सब लोग करते थे, जैसे टोकरी बनाना हो गया, ये सब क्या हो गया, कपड़ा सीना हो गया, ये सब बंद हो गया। समाजवाद का विकास हुआ, साम्राज्यवाद का क्या हुआ, विकास हुआ। अपना अपना साम्राज्य बढ़ाने के बारे में सब सोचने लगा। समाज में वर्ग विभाजन एवं बुर्जुआ वर्ग का उदय हो गया। समाज में क्या हो गया, वर्ग विभाजन हो गया और बुर्जुआ वर्ग का उदय हो गया। फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म, फैक्ट्री मजदूर वर्ग को क्या करता है, जन्म दिया था। फैक्ट्री के कारण ही एक मजदूर वर्ग और एक पूंजीपति वर्ग में बट गया था। ये पीछे हम देखे थे सब समाजवाद वाला चैप्टर में। ठीक है, फिर फैक्ट्री मजदूर वर्ग को जन्म देता है। असलम पद्धति की शुरुआत, इसमें क्या हो गया था, असलम पद्धति की शुरुआत हो गया था। ठीक है, अब देखते हैं 2 क्वेश्चन और आता है। पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, 1881। 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 1920 में क्या हुआ था, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना।
1920 में क्या हुआ था, अखिल भारतीय AITUC का स्थापना हुआ था। तो AITUC क्या है ये पूछता है, तो इसको देख लेंगे। 1920 में क्या हुआ था, AITUC का स्थापना हुआ था। इसका फुल फॉर्म अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। AITUC का प्रधान किसको बनाया गया था, लाला लाजपत राय। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। AITUC का प्रधान किसे बनाया गया था, लाला लाजपत राय को बनाया गया था। ठीक है। 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था। 1926 में क्या हुआ था, मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था। 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। 1948 में क्या हुआ था, न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ था। न्यूनतम मजदूरी इतना होना चाहिए, 1948 में पारित हुआ था। ठीक। 1962 में क्या हुआ था, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग स्थापित किया। केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, राष्ट्रीय श्रम आयोग 1962 ईस्वी में स्थापित कर दिया। ठीक है। यहाँ तक जो है वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो पार्ट 2 को हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे जो है 2-3 चैप्टर बच गया है, उसको हम पार्ट 3 कंप्लीट रिवीजन में पार्ट 3 में इसको देखेंगे। ठीक है। आई थिंक सबको यहाँ तक जो है क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारा मतलब वीडियो मिलते रहे और आप लोग इसका फ़ायदा उठाते रहें। ठीक है। आप ही के लिए सब किया जा रहा है, ताकि आपका जो है कम से कम समय में सारा रिवीजन हो सके। ठीक है। तो इसीलिए, और कोई अगर आपके आसपास में कोई तैयारी करता है जिसका अभी तक सिलेबस वगैरह कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी पढ़ना चाहता है, तो उस रिवीजन के लिए उसको भेज सकते हैं। ठीक है। और आपको ये सब वीडियो कैसा लग रहा है, तो इसमें कमेंट में ज़रूर लिखें। कमेंट करने से हम लोग का क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है, जिसके कारण हम और अच्छा से और बेहतर तरीक़ा से हम कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाएं। ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, धन्यवाद।